हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द के3 नंदन अकेडमी में स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास चलेगी वो चलेगी आपकी मिस्टेक के ऊपर। अब मिस्टेक क्या होती है। सपोज दो पार्टी हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एक पार्टी हो गई ए और एक पार्टी हो गई बी। क्या होता है कि जिस इंटेंशन के साथ वो कॉन्टैक्ट करते हैं आपस में, तो क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ गलतियां कर देती हैं, या तो कोई एक पार्टी या फिर दोनों ही पार्टी उसमें कुछ गलतियां कर देती हैं, और उस गलती की वजह से जो इनके बीच में कॉन्टैक्ट बनता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या उसका परिणाम रहेगा, वो आपका ये चैप्टर कवर करता है। तो जो आप मिस्टेक में क्या क्या पढ़ेंगे, आप इसमें आप पढ़ेंगे सेक्शन 20 से लेके 22 तक का आप पढ़ेंगे। और ये क्या क्या होता है इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, जो मिस्टेक होता है, ये जो आपको पूरा चार्ट आपको अच्छे समझा देगा कि जो है कि मिस्टेक कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या क्या उसमें कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो सब रहता है। तो मिस्टेक देखिए, सबसे पहले दो टाइप की जो है मिस्टेक होती हैं, गलतियां होती हैं। कौन सी? एक तो तथ्य को लेकर भूल होती है, ठीक है, और एक होती है विधि को लेकर भूल या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक का मतलब क्या हो गई? कोई भी भूल हो गई, है ना। तो दो हो गए हमारे पास, एक होगी तथ्य को लेके भूल, एक हो गई विधि को लेके भूल। तथ्य को लेके कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मुझको लगा आपके पास क्या है, आपके पास जो है दो कार है, बट आपके पास क्या है, आपके पास तीन कार है। या फिर मुझको लगा आपके पास ब्लू कलर की कार है, बट वो क्या थी, वो ग्रीन कलर की कार थी, ठीक है। तो फैक्ट को लेकर, तथ्यों को लेकर जो है कोई भी भूल हो सकती है। एक होती है विधि को लेकर भूल, ठीक है। विधि को लेके क्या कि मुझको लगा कि ये जो आपका कंसिडरेशन है ये लीगल होगा, बट मुझे नहीं पता था कि किसी कानून में इसको इलीगल बता रखा है ना। कि कोई भी लॉ को लेकर मुझको लगा कि ऐसा लॉ मुझको अनुमति देता है, बट दरअसल में क्या होता था कि वो लॉ जो है उसको अनुमति नहीं देता है। तो ये होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, विधि को लेकर भूल, कि हमको लगता था कि लॉ ये कहता है, बट दरअसल में क्या होता है, लॉ कुछ और कह रहा होता है। तो उसको लेकर जो भी हमारी भूल होती है वो होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर तथ्यों को लेकर जो भूल होती है वो आपकी एक्सक्यूजेबल होती है, उसको क्षम्य होती है, उसको जो है क्षमा की जा सकती है, उसको जो है ठीक किया जा सकता है। बट अगर आप कहते हो विधि की भूल है, तो वहां पे उसको जो है कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, वहां पे आपके लिए कोई भी जो है बहाना नहीं रहेगा। तो दोनों होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी और मिस्टेक ऑफ लॉ में भी दोनों ही कंडीशन हो सकती है। एक हो सकती है बायलेटरल, बायलेटरल मतलब दोनों ही पार्टी क्या थी, उन तथ्यों को भूल, उस तथ्यों की भूल में थी। या फिर यूनिलेटरल मतलब कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही क्या था, भूल में थी, दूसरे को पता था कि स्थिति क्या है। और यही क्या होता है मिस्टेक ऑफ लॉ में भी होता है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो होते हैं, एक तो होता है इंडियन लॉ, कि एक तो हम जो है, जो भारत में जो भी विधि लागू हो रखी है हम उसकी भूल में है कि ऐसे लागू है या फिर नहीं है। या फिर एक हो गया फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ मतलब कोई भी ऐसी विधि जो कि भारत में लागू नहीं है, किसी अन्य जो है देश में लागू होती है, वो होती है आपकी फॉरेन लॉ। तो इंडियन लॉ में भी दो हो गई, एक तो गई बायलेटरल, बायलेटरल मतलब कि दोनों ही क्या है, वहां पे भूल में है। यूनिलेटरल मतलब कि सिर्फ एक ही क्या है, भूल में है। बायलेटरल फॉरेन लॉ को भी हो सकता है, बायलेटरल और यूनिलेटरल मतलब कि दोनों या फिर एक जो है उसकी भूल में है। तो जो अगर हम बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं कि अगर तथ्यों को लेके एक पक्ष क्या होता है वहां पे भूल में है, सपोज एक व्यक्ति हो गया ए, एक व्यक्ति हो गया बी, ठीक है। अब क्या हो गया, ए को पता है, बी को पता है बी के पास जो कार है वो क्या है, वो 10 लाख की है, ठीक है। ए क्या था, ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था। क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था कि ए के पास, बी के पास जो कार है वो क्या है, वो 20 लाख की है, ठीक है। ए को इस बात का धोखा था, क्या धोखा था कि बी की कार क्या है, 10 लाख की है। बट सही कंडीशन क्या थी, जो सच था वो था ये, जो बी के पास जो कार थी वो 10 लाख की थी। ए को धोखा था, मिस्टेक में था ये, क्या मिस्टेक में था कि कार 20 लाख की है। इसलिए ए क्या करता है, ए कहता है बी से कि मैं तुम्हारी कार जो है ना 9 लाख में खरीदना चाहता हूँ, सपोज 10 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो ए ने ऑप्शन क्या रखा कि मैं 10 लाख में
कार खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, बीने का भैया बढ़िया ऑप्शन है, मैंने 10 लाख की खरीदी थी, 10 लाख की बेच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कौन है? तथ्य क्या था? तथ्य था कि कार 10 लाख की थी, और भूल क्या थी? ए ने समझा कि कार 20 लाख की है। तो इनमें से कितने व्यक्ति जो है भूल में थे? सिर्फ ए ही भूल में था, बी को पता था कि दरअसल स्थिति क्या है। तो ये कहाँ पर जाएगा आपका? बायलेटरल में जाएगा या फिर यूनिलेटरल में जाएगा? ये जाएगा आपका यूनिलेटरल में आपका जाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा आपका? सेक्शन 22 इसके लिए बात करता है। ये कहता है कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो होगा नॉट वॉइडेबल। वो क्या होगा? वो नॉट वॉइडेबल होगा, वो हो जाएगा वैलिड। ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? वहां पे नॉट वॉइडेबल लिखा हुआ है, मतलब कि फिर वो वैलिड भी हो सकता है या फिर वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको आप कंफ्यूज मत होइए। तो वो वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है ना। बट अगर दोनों ही पक्षकार क्या हो वहां पे भूल में हो, सपोज बी के पास कार थी, वो क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार खत्म हो जाती है, और इस बात का ना तो ए को पता है ना ही बी को पता है। ए ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी 10 लाख की कार कितने में लेता हूं? मैं 9 लाख में या फिर 5 लाख में मैं लेता हूं। तो ए को लगता है कि बी के पास कार है, बी को भी लगता है कि उसके पास कार है, पर जबकि क्या हुआ था? जो कार का एक्सीडेंट हो चुका था वो कार जो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों ही पक्षकार क्या है वहां पे भूल में है। किसकी भूल में है? तथ्य के भूल में है। क्या तथ्य क्या है? कि कार जो है वहां पे जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो जब दोनों ही पक्षकार क्या होते हैं? भूल में होते हैं, तो वहां पे लगता है आपका बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगता है। तो उसके लिए कौन सा पढ़ते हैं हम? सेक्शन 20 पढ़ते हैं, जो कि कहता है कि अगर ऐसा कोई करार होता है, एग्रीमेंट होता है, वो क्या होगा? वो होगा वॉइड, शून्य होगा। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का हमने दोनों कंडीशन देख ली है। एक तो यूनिलेटरल जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या था? भूल में था, और दूसरा क्या था? बायलेटरल जिसमें दोनों ही व्यक्ति भूल में थे। अब बात आती है मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए, अगर इंडियन लॉ की हम बात करते हैं तो मैंने अभी बताया था ना ऊपर कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो तो क्षम्य है, हम उसको एक्सक्यूज कर सकते हैं। बट अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, वो क्षम्य नहीं है। तो इंडियन लॉ को लेकर या तो दोनों ही पक्षकार या फिर एक, कोई भी स्थिति हो, या तो दोनों ही भूल में हो या फिर एक ही व्यक्ति उसमें क्या हो? भूल में हो। तो कोई भी स्थिति हो, वो एग्रीमेंट क्या होगा? वो होगा नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल होगा मतलब कि वो वैलिड भी हो सकता है और वो वॉइड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि स्थिति क्या है और उनके बीच में एग्रीमेंट क्या क्या है। ठीक है, अब बात आती है फॉरेन लॉ को लेकर। अगर हम क्या है विदेशी हम लॉ को लेकर बात करते हैं, तो अगर कोई भी कॉन्टैक्ट हो रहा है पार्टी ए और बी के बीच में, कोई भी कॉन्टैक्ट हो रहा है और उसमें क्या इन्वॉल्व है? उसमें है फॉरेन लॉ इन्वॉल्व है, कि उसमें कोई विदेशी कानून क्या उसमें सम्मिलित है। अगर उसको लेकर कोई भी अगर भूल होती है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम वैसे ही होगा जैसे कि आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट का परिणाम होता है। तो जो इसका परिणाम होता है वही होगा किसका? फॉरेन लॉ का आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका परिणाम। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल के लिए क्या था? वो क्या था? वाइड हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा? अगर दोनों ही पक्षों की भूल है तो वो हो जाएगा वाइड। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर यूनिलेटरल को देखा जाए तो वहां पे क्या था? वो नॉट वाइडेबल था। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यूनिलेटरल में वो होगा नॉट वाइडेबल, मतलब कि वो वैलिड भी हो सकता है और वो वाइड भी हो सकता है, कंडीशन देखी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा मिस्टेक का आपका कंसेप्ट है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 20, 22 और 21 क्या कहता है। तो सेक्शन 20 कहता है एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तथ्य की भूल की हम बात कर रहे हैं। और कौन कितनी पार्टी इसमें भूल में है? कि एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज, जब दोनों ही पार्टीज हैं, मतलब कि बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हम यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, है ना। तो उसका परिणाम क्या होगा? वो होगा वाइड, मतलब कि शून्य हो जाएगा। ये कहता है वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, जब दोनों ही पक्षकारी क्या होंगे? वहां पे तथ्यों की भूल में होंगे, तो एग्रीमेंट क्या होगा? वो हो जाएगा शून्य हो जाएगा।
ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब इसका स्पष्टीकरण कहता है कि एन एरोनस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ थिंग विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर एरोनस ओपिनियन है, अगर मैं कोई अपना ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, विचार देता हूँ किसको लेकर, एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग, तो मेरे पास कोई थिंग है, उसकी वैल्यू को लेकर मैं कोई भी ओपिनियन देता हूँ और उसमें क्या है, उसमें एरर है। सपोज इसकी जो वैल्यू थी वो थी सपोज 5 लाख थी, ठीक है, मैंने इस पे अपना ओपिनियन दिया, अपने विचार दिए और मैंने विचार रखते हुए कहा कि ये चीज जो है ना ये 20 लाख की हो सकती है। ठीक है, अब उसको देख के क्या होता है, उनके बीच में ए और बी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ओपिनियन था किस चीज को लेके, वैल्यू को लेके। तो अगर वैल्यू को लेके अगर धोखा होता है और उसमें कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, वो आपका वॉइड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण साफ साफ कहता है सेक्शन 20 में, कहता है व्हेन एन एरनस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ थिंग, कि हम जब किसी भी चीज की कीमत के लिए अगर हम गलत तरीके से हम उसका ओपिनियन दे देते हैं उसकी वैल्यू को लेकर, विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, जो कि एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर बनाता है, मतलब कि वो उसके बीच में कंसिडरेशन बनाता है, इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसको हम मैटर ऑफ फैक्ट का हम जो है भूल, हम मिस्टेक नहीं मानेंगे, तथ्य की भूल हम उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्पष्टीकरण इसका कहता है। आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन कहता है इसका, ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी। तो क्या हो गया, एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और ये क्या गया, एस्टेट एक संपत्ति हो गई, एस्टेट मतलब कोई प्रॉपर्टी हो गई, संपत्ति हो गई। तो ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी, मतलब कि ए जो है इस संपत्ति का हकदार होगा कितने समय तक के लिए, जब तक कि बी जिंदा होगा। जब तक बी जिंदा रहेगा तब तक ए जो है इस संपत्ति का क्या कर सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है, इसमें रह सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। एग्रीज टू सेल इट टू सी, तो ए क्या करता है, ए जो है इस संपत्ति को बेचने की कोशिश करता है इसको सी को। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन होती है कि एक व्यक्ति जो है ना दूसरे व्यक्ति के जीवन काल तक उस संपत्ति को एंजॉय कर सकता है और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो जो है किसी तीसरे व्यक्ति को बेच भी सकता है, अगर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या है, तो ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन स्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी, तो ए क्या है, ए एंटाइटल्ड तक इसके लिए बी के जीवन काल तक उस संपत्ति को जो है यूज करने के लिए, उपभोग करने के लिए एंटाइटल्ड था, हक रखता था। ठीक है, एग्रीज टू सेल इट टू सी, तो ए ने क्या करा, ए ने जो है सी को इस संपत्ति को बेचने के लिए एग्री कर लिया। ठीक है, बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो जिस टाइम पे ये एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बी मर चुका था, है ना। बट बोथ पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, तो यहाँ पे ना तो ए को पता था कि बी मर चुका है, ना ही सी को पता था। तो तथ्य क्या था, तथ्य यह था कि बी मर चुका है ना। तो क्या ये बात दोनों को पता थी, ए और सी को, दोनों को ही नहीं पता थी, तो यहाँ पे लग जाएगा बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वो होते हैं आपके वाइड। ठीक है, जो कि हमने सेक्शन 20 में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों ही पार्टी भूल में है तो क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब 22 क्या कहते हैं, सेक्शन 22 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे यूनिलेटरल की बात हो रही है, जहाँ पे सिर्फ एक ही पक्ष क्या है, तथ्य की भूल में है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, कि एक पक्ष को पता है और दूसरे पक्ष को नहीं पता है। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake or as to matter of fact। ठीक है, तो जब दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें एक पार्टी को नहीं पता है तो उसको हम कहते हैं मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो हो जाता है आपका नॉट वाइडेबल। नॉट वाइडेबल मतलब कि वो शून्य करणीय नहीं होगा। ठीक है, शून्य करणीय नहीं होगा मतलब क्या होगा, वो वैलिड भी हो सकता है और वो वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, समझते हैं, इसी स्थिति में समझते हैं। ठीक है, कि क्या हो गया, ए को पता था, ए को पता था कि
कि जो है बी मर चुका है, फिर भी उसने क्या करा, बट सी को नहीं पता था। सी को क्या पता था, सी को ये पता था कि ए जो है जीवन बी के जीवन काल में इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ए को पता था कि भैया बी मर चुका है, बट सी को नहीं पता था। तो ए को पता था और सी को नहीं पता था। तो ऐसी स्थिति में क्या कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, तो वो हो जाएगा वॉइड। ठीक है, मतलब पर वो वॉइडेबल नहीं होगा, वो शून्य करणीय नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सी के ऑप्शन पे वो वैलिड भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। वहां पे या तो वो वैलिड होगा या फिर वो हो जाएगा वाइड। डिपेंड करता है स्थिति क्या है और केस के सर्कमस्टेंसेस क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्टेक एज टू लॉ। अगर हम विधि की जो है बोल के हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स इन इंडिया। तो कोई भी एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो नॉट वॉइडेबल होगा, वो शून्य करणीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है विधि की भूल से हुआ है, जो कि आपके भारत में लागू थी। तो अगर मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ की हम बात करते हैं, ठीक है, भारत में लागू विधि की भूल की हम बात करते हैं, तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पे ना तो क्या जिक्र हुआ है, ना तो वन पार्टी का जिक्र हुआ है, ना यहाँ पे दो पार्टी का जिक्र हुआ है। यहाँ पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे दोनों ही केस की बात कर रहा है। मतलब कि या तो वो यूनिलेटरल हो, मतलब कि एक पक्ष की भूल हो, या फिर वो बायलेटरल हो। तो दोनों ही केस में क्या होगा, वो करार की जगह वो हो जाएगा नॉट वॉइडेबल, वो शून्य करणीय नहीं होगा, वो वैलिड भी हो सकता है या फिर वो वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बट अगर हम किसकी ले रहे हैं, विधि की भूल ले रहे हैं, बट वो जो विधि है, वो जो कानून है, वो कहाँ का है, वो भारत में लागू नहीं होता है, वो बाहरी कानून है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पे सेम इफेक्ट होगा, वही परिणाम होगा जैसे कि एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। तो मतलब कि मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, अगर हम विदेशी कानून की हम बात करते हैं, उसकी भूल की हम बात करते हैं, तो वहां पे कौन सा लागू होगा, आपका सेक्शन 20 और 22 वहां पे लागू हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों बात किसकी करते हैं, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे भी उसका इफेक्ट क्या होगा, वैसे ही होगा जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। अगर बायलेटरल हुआ तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अगर यूनिलेटरल हुआ तो वो हो जाएगा नॉट वाइडेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ये कहता है ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation, the contract is not voidable। तो क्या कहता है, समझते हैं। ये कहता है दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हो गया ए, एक व्यक्ति हो गया बी। सपोज ए ने बी को कुछ अमाउंट दिया था, ठीक है, अब वो अमाउंट दिया था, अब बी को वो वापस करना था। बट इसके ऊपर क्या होता है, एक लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन पीरियड क्या मतलब कि एक समय कानून आपको देता है कि अगर बी आपके पैसे नहीं लौटा रहा है तो इतना समय है आपके पास, आप कोर्ट में आके जो है इसके खिलाफ आप जो है कार्रवाई करवा सकते हो। अगर ये समय बीत जाता है फिर आप उसके बाद कोर्ट के पास नहीं आओगे वो अपने पैसे लेने के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड होता है। अगर ये पीरियड एक बार निकल गया तो फिर ए जो है कोर्ट के पास भी नहीं जा सकता बी से वो पैसे लेने के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, फिर बी की मर्जी है वो पैसे वापस दे या फिर ना दे। अब ए के पास कोई भी उपचार नहीं होगा, कोई भी रेमेडी नहीं होगी, है ना। तो अब क्या हो गया, ए को भी लगा क्या कि ये जो डेट था, ये जो कर्जा था वो क्या है, वो लिमिटेशन जो है उसका पार हो चुका है, वो टाइम बार्ड हो गया है, उसको हम कहते हैं टाइम बार्ड। ठीक है, अब वो क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। अब ए जो है बी को जो है बी से अमाउंट नहीं ले सकता। बट फिर भी क्या हो गया, इस धोखे में क्या हुआ, बी ने एक एग्रीमेंट कर दिया। सपोज ए ने क्या कहा था, ए ने दिए थे इसको 20,000 रुपए दिए थे, ठीक है। अब ए और बी को क्या लगा कि भैया ये टाइम बार्ड हो चुका है, अब मुझे रेमेडी मिलेगी नहीं, तो एक काम करता हूँ, सेक्शन 25 क्लॉज 3 के अंतर्गत मैं बी से एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ एक और,
ठीक है, इस डेट का अमाउंट वापस लेने के लिए। ठीक है, आप जब सेक्शन 25 पढ़ेंगे, एक्सेप्शन डेट सेक्शन 25 वाली क्लास पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझा रखा है कि ये क्या होता है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे बी प्रॉमिस करता है, क्या प्रॉमिस करता है कि वो 10,000 रुपये वहाँ पे उसको दे देगा, जबकि कितने लिए थे, 20,000 रुपये वहाँ से लिए थे। तो अब जब ये साइन हो गए, जब ये प्रॉमिस बन गया, तो बाद में पता चला, क्या पता चला कि भाई ये टाइम बार्ड नहीं हुआ था, अब भी कुछ टाइम बचा था कि ए जो है कोर्ट में जाके पूरा ही अमाउंट रिकवर करवा सकता था। बट किस धोखे में, कि विधि की भूल में क्या हो गया, ए ने बी से 10,000 का जो है क्या कर लिया, वहां पे एग्रीमेंट करवा लिया, जबकि उसे 20,000 रुपये चाहिए थे। तो इस धोखे में, किस धोखे में, विधि की भूल के धोखे में ये कार्य हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एग्रीमेंट हो जाएगा नॉट वाइडेबल। नॉट वाइडेबल मतलब कि वाइडेबल नहीं होगा, शून्य करने नहीं होगा, या तो वो वैध भी हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इस स्थिति को देखते हुए क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा ये वैलिड, ये हो जाएगा वैलिड। ठीक है, बट अगर इसमें मैं कंडीशन बदल दूं कि ए ने बी से क्या हुआ, ड्रग्स खरीदने बेचने का करार किया, ये सोचते हुए कि कानून उनको क्या करता है, अलाउ करता है कोई भी ड्रग्स लेने के लिए, तो दोनों ही भूल में थे। ए को भी लगा कि ऐसा ड्रग्स खरीदना बेचना जब विधिपूर्ण होगा, लॉफुल होगा, और बी को भी यही लगा, तो दोनों ही पक्ष क्या हो गए, विधि की भूल में हो गए। तो वहां पे क्या हो गया, नॉट वाइडेबल हो गया। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे वाइड हो जाएगा इस स्थिति में। सपोज बी को पता था कि ऐसा ड्रग्स खरीदना क्या होता है, वहां पे गैर कानूनी है, बट ए को नहीं पता था, तो एक पक्ष क्या था, वहां पे विधि की भूल में था, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, नॉट वाइडेबल लगेगा, मतलब कि वो वैलिड भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। बट जो पहली स्थिति थी टाइम बार्ड वाली में, तो वहां पे क्या था, वहां पे वो वैलिड बन रहा था। बट अब अगर स्थिति को हम देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वो बन जाएगा वाइड। तो नॉट वाइडेबल का मतलब क्या हो गया, वो वैलिड भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन 21 है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप कहते हो कि योर ऑनर हमको नहीं पता था कि कानून इसकी मनाही करता है, तो हमसे भूल हो गई, तो आपको इस चीज का बचाव नहीं दिया जाएगा। और इसी सिद्धांत पर आपका सेक्शन 21 बना है, उसका पहला पार्ट, कि अगर इंडियन लॉ को लेकर आप भूल में हो, या तो दोनों ही पक्षकार हो या फिर एक ही पक्षकार हो, तो वो क्या होगा, वो आपका जो है आपका नॉट वाइडेबल आपका बन जाएगा। कहते हैं अंडर सेक्शन 21 कंसेंट अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ यूनिलेटरल इफेक्ट डीम्ड टू बी फ्री कंसेंट। तो जो अगर हम मिस्टेक ऑफ लॉ की हम बात करते हैं यूनिलेटरल वाली, तो वो क्या माना जाता है, वो फ्री कंसेंट यहाँ पे मानी जाएगी। अब ये नहीं कहेंगे कि आपने भूल में किया है तो उसको हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने फ्री कंसेंट का वो सेक्शन 14 आपको याद होगा, तो वहां पे कहा था कि फ्री कंसेंट वो होती है जो कि सेक्शन 15 से लेके 23 तक के अंडर ना आई हो। बट जो आपका मिस्टेक ऑफ लॉ होता है इंडियन लॉ को लेकर, वो क्या मानी जाती है, आपकी फ्री कंसेंट मानी जाएगी। तो वहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि मिस्टेक के अंदर हुआ है तो इसको आप फ्री कंसेंट नहीं है, इसको वाइडेबल कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।